हेलो बच्चों, आज हम लोग राजनीतिक शास्त्र का अध्याय 2 में देखेंगे कि कौन कौन से बिंदु पे चर्चा करना है और अध्याय 2 का क्या नाम है। तो अध्याय 2 का नाम है जातीय, लैंगिक, सांप्रदायिक विभेद का लोकतांत्रिक राजनीति पर प्रभाव। इसका मतलब हो गया कि जातीय, लैंगिक और सांप्रदायिक। तो जातीय का मतलब हो गया जात पात, जात पात में हिंदू मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम समुदाय बटा होता है जात में। जैसे मान लिया जाए हिंदू समाज मंडल, कोरी, कुर्मी, है ना, भूमियार, राजपूत, पंडित, ब्राह्मण, पंडित में हो गया, है ना, ये सब सारे चीजों में बटे होते हैं। उसी प्रकार लैंगिक का मतलब होता है कि विभेद, स्त्री पुरुष में विभेद होना, बालक बालिका, लड़का बालिका में विभेद करना, लड़का लड़की में विभेद करना। सांप्रदायिक, तो सांप्रदायिक का मतलब विभेद का हो गया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अपना धर्म को सबके सामने सर्वोच्च, अपने आप को सर्वोच्च मानना। सर्वोच्च मानना मतलब क्या हो गया कि अपना धर्म वह सबसे ऊपर मानता है और दूसरे धर्म को नीचा दिखाता है। तो वहां पे सांप्रदायिक की भावना उत्पन्न होती है ना, और लोगों के मन में एक बुरा परिणाम पड़ता है, जिसके बीच हिंदू मुस्लिम झगड़े होते हैं, सिख और मुस्लिम का झगड़ा होता है, हिंदू और सिख के बीच झगड़े होते हैं। तो इसका कारण ये होता है कहीं ना कहीं उनके मानसिक पर बुरा प्रभाव पड़ने के बाद ये सब बातें को देखने को मिलती है ना। तो ये अध्याय का इस तीनों मुख्य बिंदु पर राजनीतिक इसका क्या फायदा उठाती है, राजनीतिक इस पर क्या प्रभाव डालती है, ये सब बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 पे हम लोग चलेंगे कि सामाजिक विभेद लोकतंत्र का एक गुण है। तो गुण इसलिए इसको माना जाता है सामाजिक विभेद को कि लोकतंत्र में अगर सामाजिक विभेद नहीं होगा तो लोकतंत्र का मजा ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि राजनीतिक इसका फायदा नहीं उठाएगी और जनता इस चीज को समझ नहीं पाएगी कि कौन सा राजनीतिक दल किस चीज पर अपना विचार रखती है और वह किस चीज पर अपना राजनीति करना चाहती है ना। राजनीतिक इन विभेदों से अवश्य प्रभावित होती है ना। राजनीति को अगर कोई समुदाय का नेता हो तो अगर राजनीति कर रहा है तो उस पर प्रभाव पड़ेगा। वह समुदाय किसकी और कार्य करती है, कौन सा समुदाय के लिए ज्यादा अगर परिपूर्ण कार्य कर रही है, कौन सा समुदाय को अपने और आकर्षित करने की क्षमता रखती है और कौन सा समुदाय से वह दूर हटती है, ये सब देखने को लोकतंत्र में मिलता है। और उन राजनीतिक नेताओं के द्वारा हर एक कार्य पर जनता का फोकस होता है कि वह नेता किस और आकर्षित है और किस और आकर्षित नहीं है। तो सबसे पहला दूसरा पॉइंट पे चर्चा करेंगे कि जब लोकतंत्र के व्यवहारिक स्वरूप का विश्लेषण किया जाता है, जब लोकतंत्र का व्यवहारिक यानी बातों का उसका स्वरूप और विश्लेषण होता है, यानी विश्लेषण का मतलब उसका चर्चा किया जाता है ना। विश्लेषण का मतलब क्या हो गया, उसका चर्चा। तो उसका जब चर्चा किया जाता है, यह बात सामने खुल के आ जाता है। कौन सा बात कि अभी तुम बताए हैं कि कौन सा लैंगिक पे राजनीतिक दल करना चाहती है, कि जातीय करना चाहती है या सांप्रदायिक करना चाहती है, ये चीज सामने देखने को जनता को मिलने लगती है ना। तो राजनीतिक में सामाजिक विभेद की अभिव्यक्ति लोकतंत्र के लिए हमेशा घातक नहीं होता है। जैसे अगर सामाजिक विभेद है तो वह हमेशा समाज पर बुरा प्रभाव डालेगा, ऐसा नहीं है। पिछले अध्याय में भी बताए थे कि कोई अगर दल का नेता किसी समुदाय के लिए राजनीति कर रही है तो उस समुदाय के लिए अधिकांश मात्रा में वह मुनाफा का कार्य करेगी और वह उसे मतलब सुखदायी या कह सकते हैं फायदा पहुंचाने का कार्य करेगी। तो हमेशा घातक नहीं होते हैं, बल्कि अधिकतर लाभदायक ही होता है, क्योंकि वह उस समुदाय के लिए कार्य करती है, तभी तो उस समुदाय का नेता वो अपना अस्तित्व को बनाए रखती है ना। पॉइंट नंबर 3 में आएंगे कि सामाजिक विभेद में जातीय, लैंगिक एवं सांप्रदायिक विभेद की राजनीति पर विशेष स्थान होता है। यानी कह सकते हैं कि सामाजिक विभेद में जातीय, लैंगिक एवं सांप्रदायिक विभेद का राजनीतिक का विशेष स्थान कैसे होता है ना। इसका कारण पहले समझिए कि जातीय विभेद क्या है। तो जातीय विभेद मतलब एक समुदाय जो कह सकते हैं मंडल, साहू, है ना, उसके बाद नाई समाज, मोमीन, खान, भूमियार, पंडित, है ना, और बहुत सारे जातियां हैं। तो इस सब जाति के अंदर विभेद होता है, मतभेद। विभेद ये मतलब एक दूसरे का मनमुटाव, एक दूसरे जाति को ऊंचा नीचा, ये सब सारा चीज हो गया, ये जातीय विभेद हो जाता है ना।
उसी तरह लैंगिक विभेद किसको कहेंगे, तो लैंगिक विभेद करेंगे जैसे स्त्री पुरुष के बीच मतभेद होना, जैसे स्त्री को समाज में कम कम वैल्यू देना या कम उसको प्राथमिकता देना और पुरुषों की प्राथमिकता अधिक देना, तो ये लैंगिक विभेद है। उसी तरह बालक बालिका के बीच जैसे लड़का को पढ़ाया जाता है और लड़की को नहीं पढ़ाया जाता है, ऐसे लोग समाज में होते हैं जो बेटा को पढ़ाना चाहते हैं और बेटी को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, तो ये लैंगिक ही विभेद है। ये लैंगिक विभेद होने के कारण ये मानसिकता जन्म लेती है कि हमें बेटा को इंजीनियर बनाएंगे लेकिन बेटी को निरक्षर रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। समाज में दोनों का हिस्सा बराबर होता है, चाहे वह बेटा हो चाहे वह बेटी हो, दोनों को शिक्षा देना जरूरी है, क्योंकि दोनों एक राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण योगदान देती है। क्योंकि आज के हम कह सकते हैं बड़े बड़े कंपनियों में बहुत सारे, हमारे सेना में सब एक महिला अफसर बन रही है, कोई महिला आईएएस बन रही है, कोई आईपीएस बन रही है, बड़ा बड़ा विश्वविद्यालय में महिला प्रोफेसर बन रही है। इसका कारण यह है कि महिलाओं को अगर प्राथमिकता दी जा रही है तो वह महिला कहीं ना कहीं खुलकर सामने अपना देश की ओर समर्पित है। लेकिन अगर इस भावना लैंगिक विभेद आज के वर्तमान समय में भी अगर रखेंगे तो आने वाला और समय में यह बहुत ही बुरा समाज के लिए पड़ेगा। लेकिन आए दिन कुछ ही मात्रा में अब देखने को मिलती है कि समय का बदलाव हो गया, अब हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं, इसलिए लैंगिक विभेद बहुत कम मात्रा में देखने को मिलती है। उसी तरह सांप्रदायिक विभेद समझिए, तो सांप्रदायिक विभेद क्या होता है, तो सांप्रदायिक विभेद आएगा जब भी ये धर्म की बात आएगी, क्योंकि धर्म में ही सांप्रदायिक विभेद होता है। धर्म में क्या सांप्रदायिक विभेद होगा कि सांप्रदायिक विभेद होने का, जैसे मान लीजिए कोई हिंदू है वह सनातन धर्म को मानता है तो वह अपने आप को कहेगा कि हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है। कोई मुस्लिम समाज का लोग है वह कहेगा हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, हमारा धर्म सबसे अच्छा है। और कोई किसी का सिख धर्म कहेगा मेरा सिख धर्म बहुत अच्छा है और वह मेरा धर्म पूरे धर्म से ही बहुत ही अच्छा माना जाएगा। फिर ईसाई लोग भी अपना धर्म को प्रचार प्रसार करेंगे और कहेंगे कि ये सब धर्म जो है गलत है और मेरा धर्म सर्वोच्च है। तो ये सब धर्म एक दूसरे के विरोध में जब खड़ा होता है तो एक दूसरे के बीच, दोनों के ग्रामीणों के बीच या आम आदमियों के बीच एक तनाव होता है और एक मुठभेड़, मतलब एक कह सकते हैं उसके बीच मानसिक ऐसा विकार पैदा हो जाता है जो दोनों आपस में झगड़ा करने को तैयार हो जाते हैं और वहां पे एक सांप्रदायिक रूप ले लेती है, जहाँ की ना तो वहां पे कोई इंसान को पहचानने को तैयार रहेगा, ना तो फिर कोई एक दूसरे जात को देखने को तैयार रहेगा। वहां सिर्फ बात आएगी तो धर्म की बात आएगी और धर्म के बिना पर लड़ाई जहां होगा वह कहलाएगा सांप्रदायिक विभेद। और सांप्रदायिक आए दिन दंगे होते रहते हैं, लेकिन आज ये लोकतंत्र के लिए बहुत बुरा चीज है, क्योंकि सांप्रदायिक दंगे में एक आम इंसान मारे जाते हैं और इंसान की मौत होना अच्छी बात नहीं है। और सबसे पहले नंबर ये सब जो राजनीतिक विभेद है इसका प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। आगे हम लोग इसको और चर्चा में देखते हैं। तो आगे हम इस तरह देखेंगे, अगला हेडिंग डालेंगे जाति विभेद और राजनीति में जाति, यानी जाति विभेद होने के बाद राजनीति में जाति कहां तक इसका कार्य करती है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे आएंगे, पॉइंट नंबर 1 को समझेंगे कि सामाजिक विभेद में जाति विभेद की अभिव्यक्ति आवश्यक है। लैंगिक विभेद एवं सांप्रदायिक विभेद से विश्व के अनेक देश इससे प्रभावित है। तो फर्स्ट पॉइंट में ये समझ में देखेंगे कि जाति विभेद अभिव्यक्ति आवश्यक है, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति जाति के रूप में बटा हुआ है और अलग अलग देशों में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। क्या चीज? लैंगिक विभेद एवं सांप्रदायिक विभेद से विश्व में अनेक देश इनसे प्रभावित है। जैसे लैंगिक विभेद क्या, स्त्री पुरुष में विभेद भारत में बहुत ज्यादा मिलता है देखने को कि लड़का लड़की में विभेद हो रहा है ना। ये चीज बहुत ज्यादा लैंगिक विभेदता मिलता है देखने, और ज्यादातर गांव में ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि गांव के लोग पढ़े लिखे कम होते हैं और कम होने के कारण लैंगिक विभेद वहां ज्यादा देखने को मिलती है। उसी प्रकार सांप्रदायिक विभेद से विश्व में अनेक देश इससे प्रभावित है। जैसे कि हम पिछले अध्याय में भी पढ़ा है कि श्रीलंका में 2 समुदाय के लोग रहते थे, एक सिंघली एक तमिल। तो सिंघली और तमिल 2 समुदाय के लोग रहने के बाद भी वहां आप सामाजिक विभाजन के रूप में देखते थे, जिसमें सांप्रदायिक विभेद भी होता था। सिंघली तमिल को मारता था और तमिल सिंघली को। तो एक दूसरे का मानवता का यहाँ शर्मसार होता था, क्योंकि इसलिए कि एक दूसरे कोई भी इंसान अगर सांप्रदायिक मामले में लड़ रहा है तो कौन मर रहा है? मानव ही मर रहा है।
और दूसरा कोई जात तो मर नहीं रहा है, क्योंकि मानव एक अलग, एक सर्वश्रेष्ठ जाति माना जाता है। क्यों? क्योंकि मानव एक ऐसा जाति है जो विश्व कल्याण के लिए माना जाता है। लेकिन यह क्या है, देश में सांप्रदायिक विभेद में बढ़ जाने के कारण मानव का कोई अस्तित्व, मतलब क्या बोलते हैं, कोई अस्तित्व ही नहीं लग रहा है बचेगा, क्योंकि मानव एक दूसरे से इतना ज्यादा घृणित होने लगा और एक दूसरे से इतना ज्यादा विभेद करने लगा, कहना ही मुश्किल है ना। तो बहुत सारे देश में ऐसा देखने को मिलता है, भारत में भी बहुत से जगह में क्या सांप्रदायिक विभेद देखने को मिलता है। फिर आते हैं पॉइंट नंबर 2 में, जातीय विभेद की समस्या भारत जूझ रहा है। भारत में इतनी जातियां हैं कि आज भी भारत जात ये समस्या को लेकर इतना ज्यादा जूझ रहा है कि आज के डेट में कहा जा सकता है कि भारत में यह सबसे बड़ी दुख की बात है, भारत में जाति और राजनीति दोनों एक दूसरे में बहुत हद तक प्रभावित करता है। क्योंकि बहुत सारे नेता क्या करने लगे, अपने जाति के आधार पर राजनीति करने लगे। जैसे मान ले बिहार में राजनीतिक हो रही जाति के आधार पे, गुजरात में भी राजनीतिक जाति के आधार पे करने लगा। तो सारे लोग अगर जाति के आधार पे ही राजनीति करने लगे तो इसका बुरा परिणाम देखने को हर एक राष्ट्र को देखने को मिलता है, और यह खामियाजा हर राष्ट्र के नागरिकों को भुगतना पड़ता है ना। पॉइंट नंबर 3 में देखेंगे, क्या भारत की सामाजिक समस्याओं में जातिवाद की समस्या मुख्य माना जाता है। क्योंकि सबसे पहले बात समझिए कि समाज में क्या होता है, जात में बटा होता है और सभी जात की समस्याएं अलग अलग होती है, और उस समस्या को निपटारा करना बहुत ही मतलब सरल नहीं हो सकता है, क्योंकि वह बहुत ही जटिल रूप में होता है, और उस समस्या को समाधान करना एक आसान बात नहीं है। तो कहते हैं पॉइंट नंबर 3 में कि भारत की सामाजिक समस्याओं में जातिवाद की समस्या मुख्य माना जाता है। जाति व्यवस्था भारतीय समाज की एक प्राचीन परंपरा है। प्राचीन परंपरा कह सकते हैं कि यह परंपरा बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है, और वह समाज जातियों में बटा हुआ है, इसीलिए इसको कह सकते हैं हम लोग भारतीय समाज का एक पारंपरिक क्या ये कह सकते हैं कि भारतीय समाज की एक प्राचीन परंपरा रही है, क्या, जातीय व्यवस्था। जातीय व्यवस्था इसलिए रही है क्योंकि ये बहुत पुराने कह सकते हैं पुराने समयों से बटा चला आ रहा है। पॉइंट नंबर 4 में देखेंगे, कालांतर में जातिवाद की उक्त प्रथा कठोर हो गई है। यानी आज वर्तमान समय में देखने को मिलता है कि जातिवाद बहुत ज्यादा कठोर होते गया, और उसका कर्म ना होकर जन्म माने जाने लगा। यानी कह सकते हैं उसका आधार जो है कर्म नहीं होके, जैसे मान लीजिए अगर कोई इंसान अगर वो बढ़े ही है तो इसका कारण बढ़ी होने का मुख्य कारण माना जाता है कि वह एक बड़ी समाज में पैदा हुआ, उसका समुदाय बड़ी है, तो इसलिए वह एक बड़ी समुदाय में है। अगर मान लीजिए वो कह दे सकते हैं कि कर्म के आधार पे मान लीजिए वो साइंटिस्ट भी है, तो उसका समुदाय पहले से जन्म के आधार पर ही तय हो गया, क्योंकि ये भारत की प्राचीन परंपरा होने के कारण उसकी समुदाय जन्म के आधार पे ही कर दिया गया, ना कि कर्म के आधार पे उसको बांटा गया है। यह एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कुव्यवस्था है जो भारत की ये समाज में देखने को मिलती है ना। इसी प्रकार पॉइंट नंबर 5 को देखते हैं। हाँ, तो पॉइंट नंबर हम लोग 4 तक देखे थे, पॉइंट नंबर 5 देखेंगे, है ना। तो संपूर्ण देश जातिवाद का शिकार बन चुका है, क्योंकि यह भारत देश जो है जातियों में बटा हुआ है। इसके कारण ऊंच नीच, अमीर गरीब, ऊंच नीच किस में हो रहा है, तो जाति में ऊंच नीच, बड़े जाति छोटे जाति, है ना, ये सब सारे ऊंच नीच की भावना आ गई। फिर अमीरों गरीबों में भी धन पैसा का जो एक बड़प्पन होता है, उस बड़प्पन के कारण अमीर गरीब का एक बंटवारा बढ़ चुका है। एक आता है अस्पृश्यता, इसका मतलब आदि कुरीतियों का जन्म हुआ है। इसका मतलब तीनों का मतलब समझेंगे। ऊंच नीच किसके आधार पे होगा, जाति में। कोई अपने आप को कहेगा ब्राह्मण है, कोई कहेगा हम पंडित है, कोई कहेगा हम अपने आप को मंडल है, तो कोई कहेगा कोई अलग जात है, कोई खान, कोई पठान है। इसी तरह से अपने जाति का वर्चस्व जो दिखाएगा उसमें ऊंच नीच की भावना आएगा, तो अगला जो जाति छोटे जाति के लोग है उसके सामने अपना हाव भाव दिखाएगा अपना कि मैं ये फलना जाति हूँ। ऐसा भावना को दिखाने वाले को ऊंच नीच कहते हैं। दूसरा होता है अमीर गरीब। तो अमीर गरीब क्या चीज में होगा, पैसा या धन के आधार पे। तो पैसा जिसके पास ज्यादा होगा वो अमीर होगा, जिसके पास पैसा कम होगा वो गरीब होगा। और पैसा के आधार पे ही दो समुदाय में बढ़ जाते हैं, एक अमीर में एक गरीब में। तो भारत में यह सब चीज देखने को ज्यादा मिलता है ना।
फिर एक आता है अस्पृश्यता का, तो ये ये आपका है छुआछूत, जिससे छुआछूत मतलब क्या है, किसी के छू देने से पानी नहीं पिएगा, तो किसी के छोटे जाति का हाथ से गिलास का पानी नहीं पी सकता है। ये सब कुरीति, एक समाज का बहुत बड़ी कुरीतियां हैं। अब बताइए, मनुष्य एक ही समाज के हैं, एक ही वर्ग, एक ही मिट्टी से बने हैं, फिर भी एक दूसरे से घृणा का भावना से देखते हैं कि उस जाति का पानी, हाथ का पानी नहीं पी सकते हैं, उस जाति के लोग के कुएं पर जा नहीं सकते हैं। तो बहुत सारा ऐसा समाज में कुरीतियां हैं, ये सब कुरीतियों को मिटाना पड़ेगा, तभी जातिवाद का फायदा राजनीतिक में नहीं उठा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा रहा तो राजनीतिक में जातिवाद का परिणाम और प्रभाव देखने को मिलते रहेगा। ये सब सारे चीज को मिटाना होगा, तो छुआछूत को भी मिटाना पड़ेगा, और छुआछूत तो भारत में बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती है ना। फिर आइए, भारत में 4 जातियों के बीच, यानी 4 जातियों के बीच 3000 उपजातियां हो गई है, जो राष्ट्रीय एकता एवं प्रजातंत्र के लिए खतरनाक है। तो राष्ट्रीय एकता का मतलब क्या है? राष्ट्र जो एक अखंड भारत है, एक एकता का प्रतीक है, यानी कोई भी प्रकोप या कोई भी आपदा या कोई भी विपत्ति आने के बाद समाज के सारे लोग, सारे समुदाय के लोग एक ढाल बन के खड़ा हो जाना, ये राष्ट्रीय एकता का परिचय देता है। और प्रजातंत्र का मतलब क्या है? जनता जो है वो प्रजातंत्र के लिए खतरनाक हो जाता है। जो वहां पर शासन करने वाला लोकतंत्र में बैठा है, वो सारे लोग खतरनाक साबित होते हैं, क्योंकि वो समुदाय में बटे हुए लोग पर ही उसका फायदा उठाते हैं। भारत में जातिवाद का कुप्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं, मतलब दृष्टिगोचर मतलब देखने को मिलते हैं। जैसे क्या, भारत में जाति का 4 जो जातियां हैं बांटा हुआ, एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य, एक शूद्र। तो ब्राह्मण में भी, इसमें भी बांटा हुआ है। मान लीजिए इसमें ब्राह्मण में एक पंडित होते हैं, एक मिश्रा होता है ना। ये सब सारा एक मान लीजिए अलग अलग जातियों में इसमें बटा है ब्राह्मण में। फिर क्षत्रिय में आ जाइए, कोई राजपूत है, कोई भूमियार है, कोई सिसोदिया वंशज है, तो ये सब क्षत्रिय परिणाम में आते हैं। फिर एक आता है वैश्य में आते हैं वो मध्यम वर्ग के लोग, यानी ये कह सकते हैं बड़े वर्ग, और ये भी दोनों बड़े, अपने आप को बड़े वर्ग मानते हैं, ये मध्यम वर्ग के लोग होते हैं। जो कि वैश्य में आते हैं यादव समुदाय, मोमिन समुदाय, और फिर कह सकते हैं मंडल समुदाय, साव समुदाय, और ये सब कई जातियां इनके बीच वैश्य के अंदर आते हैं। शूद्र में हमारा आ जाता है मुसहर, और क्या पासवान, और फिर चमार जाति आते हैं। ये सब सारे शूद्र में आते हैं। ये सब एक प्राचीन परंपरा से बांटा हुआ एक समाज है, जबकि ये एक बहुत बड़ी कुरीतियां कह सकते हैं कि समाज के लिए एक बहुत बड़ी कुरीतियां साबित होगी। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि भारतीय समाज में आपका जातीय लैंगिक एवं सांप्रदायिक विभेद देखने को मिलती है। तो इस पॉइंट से हम लोग समझे कि जाति विभेद एवं राजनीति में जाति का क्या प्रभाव रहा, और जाति का प्रभाव कैसे राजनीतिक दल इसका फायदा उठाते हैं। फिर इसी प्रकार से आगे के वीडियो हम लोग देखते रहेंगे, और आगे के लिए फिर इस वीडियो में बने रहिए, और जितना से जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, है ना, ताकि और वीडियो आपके लिए हम रसायन शास्त्र भी जल्दी स्टार्ट करेंगे, और इतिहास का भी आपका चैप्टर स्टार्ट होगा, और सारे वीडियो बनाने का अवसर दीजिए, ताकि हम अच्छे से अच्छे आपके लिए कार्य YouTube के माध्यम से कर सकें। इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।